दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो इसको बहलाना है, बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। आज हमारी महाराष्ट्र ट्रिप का लास्ट डे है और हम इस टाइम इंदौर में हैं। अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और हम लोग अपना इंदौर से चेकआउट कर रहे हैं। आज लगभग हमारी 780 किलोमीटर की ड्राइव होगी, जिसके लिए हमें गूगल मैप 12 घंटे का टाइम दिखा रहा है, तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी होने वाली है। आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ ना हमारी जिस ट्रिप थी उसकी डे वाइज सारी डिटेल्स, हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस था वो शेयर करते चलेंगे। अब क्योंकि ट्रिप का आज लास्ट डे है ना, तो गाड़ी मैंने कुछ खास साफ़ नहीं करी है, बस जो इसके शीशे वगैरह ना वो साफ़ कर लिए। कल की डेट में हमने अपनी कार को 432 किलोमीटर ड्राइव किया था, मतलब हम लोग नासिक से इंदौर आए थे। तो चलिए अपनी आज की रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। युवान को ना हमने भी ऐसे ही उठा के बिठा लिया है थोड़ी देर बाद कहीं ब्रेक लेंगे ना तो युवान को फ्रेशन अप कर देंगे। अभी क्या है ना, लगभग मेरे हिसाब से 20 मिनट या आधे घंटे के आसपास में दिन भी निकल जाएगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कराएंगे और कहीं पे हमें अगर स्टॉप मिला ना जहाँ चाय वगैरह मिल रही होगी तो एक चाय पी लेंगे। बाकी जो हमने अपना स्टे किया था, ये जो नेशनल हाईवे 52 है ना, इसी पर किया था, मतलब हम कहीं अंदर नहीं गए थे इंदौर में। तो इंदौर एक्सप्लोर करने के लिए हम कभी और आएंगे। स्टे जो था हमारा अच्छा था काफ़ी, मतलब थोड़े लग्जरी टाइप रूम थे। थोड़ा साइज़ में लगता है कंपेरेटिवली छोटा था दूसरे वाले होटल से, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था हमारा। हम लोगों ने भी सिर्फ 9 किलोमीटर ड्राइव किया और यहाँ पर एक टोल प्लाज़ा पड़ा था। टोल प्लाज़ा के पास ना काफ़ी सारे इस तरह के ढाबे हैं, तो वहाँ पर अपना कुछ छोटा सा चाय वगैरह पी लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नाश्ता भी ले लिया है। हम लिया है पोहा और जलेबी, ये इंदौर का फेमस होता है, तो हमने सोचा जा रहे हैं तो एक बार ट्राई करके ही जाते हैं। बाकी इनके जो देने का तरीका है ना, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और देखने में भी फ्रेश है, तो इसलिए हमने फिर ले लिया है। हम लोगों को यहाँ पोहा इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने ना पोहा रिपीट कर लिया। देखो शॉप ये बहुत अच्छी थी, मतलब जनरली क्या होता है ना कि जैसे टोल प्लाजा के आसपास के ढाबे होते हैं ना, मतलब हम जनरली उसको प्रेफर नहीं करते, बट हमने यहाँ रोका और मुझे लगता है सारे जितने पॉइंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जो हमें यहाँ पे सर्व कर रहे थे ना वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें खुद बता दिया कि जो समोसे और कचौड़ी है ना वो गर्म नहीं है, आप मत लो। हमने पोहा खाया और पोहा इतना टेस्टी था कि हमने पोहा फिर दोबारा से एक और प्लेट ले लिया। तो अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते करते दिन भी निकल आया। अभी टाइम हुआ है 7:10। अभी हम लोग यहाँ से पहले उज्जैन के आउटर से निकलेंगे और फिर उसके बाद हम कनेक्ट होंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर। हमारा जो रूट होने वाला है ना उस नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे वो सेम ही होगा जिस रूट से हम आए थे। इवन हमने आपको वो रूट गुजरात वाली ट्रिप में भी दिखाया था। तो रास्ते के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हमारा कि इस ट्रिप में हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस था, डे वाइज हमारा किस तरह का प्लान था, क्या क्या चीज़ें हमने घूमी। वो सारी चीज़ें जो हम अलग से ब्लॉग बनाते थे, इस बार हम इसी ब्लॉग में वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। पेट्रोल मैंने अभी यहाँ से नहीं भराया है क्योंकि गाड़ी में अभी ना लगभग 200 किलोमीटर की रेंज है, तो हम सोच रहे हैं उज्जैन के आउटर में ना या फिर उसके बाद नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे चढ़ने से पहले पेट्रोल फिल करा लेंगे, तो अपना एक फुल टैंक में हम घर तक पहुँच जाएंगे। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया, ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। अभी तक पीछे हम लोगों ने नेशनल हाईवे 52 पे ड्राइव किया और बाकी बचा हुआ थोड़ा सेक्शन जो था ना वो हमने 752D पे किया। अभी हम लोगों को ना इस रोड पर ड्राइव करना है। इस रोड का नाम है उज्जैन टू बदनावर रोड। सेम रोड से हम आए भी थे एक्चुअली। ये रोड डायरेक्टली हमें नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे कनेक्ट करेगी। अभी बाहर हल्का हल्का कोहरा सा है और थोड़ी ठंडक भी है बाहर। ऊपर जो ये बाईपास है ना इसका काम अभी इनकम्प्लीट है, मतलब गूगल मैप भी दिखा रहा है कि ये रोड क्लोज है, तो हम लोग थोड़ा सा उज्जैन के अंदर होके जाएंगे। अभी यहाँ से आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे ना तो हमारे लेफ़्ट साइड में पूरा जो उज्जैन की सिटी है वो है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं स्टेट हाईवे 18 पर और ये वापस ना हमें जो वो बदनावर वाली रोड थी उस पर ही कनेक्ट करा देगा। बाकी यहाँ अंदर सिटी में भी जो है ना रोड कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है, तो बीच बीच में थोड़े पैचेस आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो रोड कंडीशन है वो अच्छी है। अभी हम लोग ना उज्जैन में थोड़ा अंदर ड्राइव करने के बाद वापस जो ये उज्जैन से गरुड़ तक की रोड है उस पर कनेक्ट हो गए।
यहाँ से हम लोग गरोठ तक ड्राइव करेंगे और सोच रहे हैं कि गरोठ में ना अपना एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, जहाँ पे कुछ अपना दोबारा से ब्रेकफास्ट टाइप कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद से फिर नेशनल एक्सप्रेसवे 4 स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ ना हम कई बार आ चुके हैं, कुछ हमें अच्छे ऑप्शन लगे नहीं खाने पीने के। बाकी हम लोगों ने अभी तक जितना भी एमपी में ड्राइव किया है ना, मतलब रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। मतलब गुजरात से आते टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी एमपी में ड्राइव किया था, और अभी भी हमने इंदौर उज्जैन क्रॉस किया, ग्वालियर हम ऑलरेडी घूम चुके हैं। तो रोड कंडीशंस देख के लग रहा है कि जो अगली ट्रिप होनी चाहिए ना, वो एमपी की होनी चाहिए। पूरा एमपी हम लोगों को एक्सप्लोर करना है। पिछले 14 दिन से ना हम लोग महाराष्ट्र में और गोवा में घूम रहे थे, वहाँ पे कहीं भी ना बिल्कुल कोहरा नहीं था। अभी हम लोग जस्ट उज्जैन से निकले और गरोठ की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा स्वागत कोहरे ने कर दिया है। काफ़ी अच्छा खासा कोहरा है, और मतलब ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है। रंग गुलाबी नैना शराबी। तो अभी 150 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना हम लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना टैंक एकदम फुल करा लिया नेक तक। लगभग 36 लीटर के आसपास फ्यूल आया, 3810 का। जो ये पेट्रोल पंप था ये राजस्थान में था, एमपी में नहीं था। बाकी यहाँ से हमें अभी 632 किलोमीटर और ड्राइव करना है घर तक के लिए। तो मुझे लगता है इसी फुल टैंक में हम लोग बड़े आराम से घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हाईवे पर आराम से हम 18-19 का माइलेज निकाल लेते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी भी भरवाने की तो फिर वो हम हरियाणा या दिल्ली में भरवाएंगे, जहाँ पे पेट्रोल का रेट जो है वो 94 या 95 के आसपास पड़ेगा। अभी पिछले लगभग 3.5 घंटे में ना 192 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग पहुँचे हैं ये गरोठ। यहाँ से ना इसके बाद अब जो अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ अपना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आते टाइम भी हम लोगों ने यहाँ पर ही लंच किया था, तो देखते हैं या तो उसी सेम रेस्टोरेंट पे चल लेंगे, या फिर कुछ और अगर हमें दिखाना ऑप्शन तो वो ट्राई करेंगे, और आप लोगों के साथ उसका जो रिव्यू होगा ना वो शेयर कर देंगे। यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर ही जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना वो स्टार्ट हो जाता है। आगे इधर यहाँ पर भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप भी है, जहाँ पर पेट्रोल का रेट है 108। तो यहाँ पर ये 3-4 ढाबे से तो हैं, बट मुझे लगता है ये जो श्रीहरि है ना ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हमने लास्ट टाइम गूगल रेटिंग भी चेक की थी, और ऑलरेडी हम यहाँ पर ना एक बार लंच कर भी चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ब्रेक अपना यहीं पर लेते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस टाइम ना काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ भी है। तो देखते हैं कुछ लाइट्स अपना ऑर्डर करेंगे जो क्विकली सर्व हो जाए। ये है श्रीहरि रेस्टोरेंट, और अंदर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है इस टाइम। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं थोड़ा कुछ आलू पराठे, और युवान ने मंगाई अपने लिए चाय। हैं युवान, खा लो, यम्मी। तो हम लोगों का बढ़िया नाश्ता हो गया, और बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही है। अब क्या है ना कि युवान कुछ छुटमुट खाता रहता है रास्ते में, तो उसने अच्छे से कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं, तो जो कुछ बचा था ना पराठा हमने इसके लिए पैक करा लिया। ये डेफिनेटली थोड़ा रास्ते में खा लेगा उसको। तो हम लोगों ने अभी ना युवान को ये कि ये जो अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क आता है ना वो दिया है, कुछ लालच दिया है जिससे कि वो पीछे अकेला बैठ जाए, वरना वो ना मन्नू को आगे बैठने नहीं देता है। अभी देखो हो सकता है थोड़ी देर वो बिजी है, फिर उसके बाद जब उसका पीने का ही खत्म हो जाएगा ना तो वो ट्राई डेफिनेटली करेगा आगे आने का। पर देखते हैं जितनी देर अगर ये पीछे बैठ पाएगा ना अकेले, हम लोग अपना आगे बैठते हैं। बाकी यहाँ से सामने ही अपना जो नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है उसका एंट्री पॉइंट है। तो अब यहाँ से आप लोगों को रास्ता पता ही है, मतलब हम कई बार दिखा चुके हैं। सीधा सीधा एक्सप्रेसवे है, बीच रास्ते में 2 जगह पर है जहाँ पर अभी तक कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तो सवाई माधोपुर के पास और एक कोटा के पास। तो वो 2 सेक्शन आते हैं, शायद एक 20 किलोमीटर्स का और दूसरा 60 किलोमीटर्स का, जिसमें आपको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में ड्राइव करना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है ना वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है, आप आराम से 90-100 की स्पीड मेंटेन करके अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। युवान का जैसे ही वो अपना मिल्क शेक खत्म हुआ ना युवान अब जिद कर रहे हैं आगे आने की, और आगे हम इसको बिठा नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन कुछ नहीं बचता। वापस मन्नू को पीछे बैठना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, आ रही हूँ, ओके। तो ये रीज़न है कि मन्नू ना आगे नहीं बैठती, मन्नू को पीछे ही बैठना पड़ता है। युवान को देखो हम आगे नहीं बिठा सकते, मतलब वो पॉसिबल नहीं है और सेफ भी नहीं है, तो उसको पीछे बिठाने के लिए फिर साथ में मन्नू पीछे ही बैठती हैं।
अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी महाराष्ट्र ट्रिप की डे वाइज जर्नी कैसी रही। तो डे 1 पे हम लोग निकले थे अपने घर से और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, तो हमने अराउंड 2 आवर्स कोहरे में बहुत ड्राइव करी थी। और जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले थे ना, तो हमने वेट भी किया था क्योंकि उस टाइम पे एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो हमने थोड़ी देर वहाँ वेट किया था और हमें लगा था कि हम यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट करेंगे और लेट हो जाएंगे। बट फिर और गाड़ियाँ भी जा रही थी और थोड़ा दिन सा निकलने लगा था, तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी थी और फिर 17 आवर्स की ड्राइव के बाद हमने स्टे पर पहुँच गए थे। जो फर्स्ट डे का हमारा स्टे था ना, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हम एटलीस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही एमपी में एक टाउन था सेंधवा, वो वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के बाद आपका महाराष्ट्र बॉर्डर था। तो वहाँ तक हम ड्राइव करके पहुँच गए थे। हमारा क्या था ना कि हमने ऑलरेडी रास्ते में सर्च कर लिया था कुछ प्लेसेस स्टे के लिए। तो हाईवे पे एक होटल था अग्रवाल मिडवे करके, तो हमने उनसे कॉल करके पूछ लिया था स्टे के लिए। तो फ़ोन पे उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया था कि ठीक है, हाँ अवेलेबल है। बट रात में जब हम लगभग 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमारा स्टे फुल हो गया। मैंने उनसे कहा कि सर हमने तो कॉल करके आपसे कंफर्म भी किया था। तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड जो था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी उनका स्टे शायद अच्छा होगा, हम गए नहीं अंदर देखने, बट उन्होंने एक बार हमसे मना कर दिया ना, तो मेरे एकदम से मन सा हट गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं ये अचानक से इन्होंने पहले हाँ बोला था, अब कह रहे हैं कि स्टे नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। हमने फटाफट गूगल पे और सर्च किया आसपास के जो स्टे थे, हमने वहाँ जाने लगे। जैसे हम गाड़ी में आके बैठे तो उनके दूसरे स्टाफ वगैरह बाहर आए, बोले कि अरे सर कोई नहीं, स्टे है, आपको मिल जाएगा रूम, आ जाइए। तो मैं बोला नहीं, आपके तो अंदर जो बैठे हैं वो मना कर रहे थे। बोले सर उनका थोड़ा सा ऐसा ही है। बोला कोई बात नहीं, ऐसा है तो है, अब हम भी कोई बात नहीं है, आपने मना कर दिया, हमने सुन लिया, हम कहीं और चले जाते हैं। तो फिर हमने पास में एक होटल शगुन करके था, तो वो स्टे हमने सेलेक्ट कर लिया था। वहाँ पर भी हमारा स्टे ठीक ठाक था, मतलब उनके पास इतने अच्छे रूम नहीं थे, मतलब नॉर्मल से ही रूम थे। मतलब मुझे लगता है वो सेंधवा करके जो जगह पड़ती है ना, वहाँ पे आपको ऐसा कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टे ही मिलेंगे। तो हमने अपना वही नॉर्मल स्टे वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे जो हमारी जर्नी थी वो थी सेंधवा से अजंता के लिए। सेंधवा से अजंता जाने के लिए ना गूगल मैप भी 2 रास्ते दिखा रहा था, मतलब जिस रास्ते को हमने चूज़ करा वो 50 किलोमीटर शॉर्ट था और दूसरा रास्ता जो था वो आपका नेशनल हाईवे के थ्रू था। तो हम लोग विलेज रोड चले गए थे। रास्ते कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि भाई आपकी कार नई है और आप थोड़ा अच्छा रूट लेना चाहते हो तो हाईवे से जाना, स्टेट रोड से मत जाना। बाकी हमने अजंता केव्स घूमने के बाद अपना एक होटल एप्पल करके था, वहाँ पर स्टे कर लिया था। न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, उसमें अच्छा प्ले एरिया था बच्चों के लिए, तो युवान ने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया और हम लोगों ने अपनी नाइट वहीं पर स्पेंड करी। तो जो नेक्स्ट डे था डे 3, उसमें हमारा पहले से ही प्लान था कि हम लोग पहले घूमेंगे एलोरा केव्स और उसी के पास है गिरनेश्वर मंदिर, तो हम वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। तो हमने दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से करी। फिर हमारा प्लान था कि हम उस दिन संभाजी नगर में ही स्टे रखेंगे अपना, क्योंकि हमारा पहले इनिशियल ऐसे प्लान था कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मिलने वाले थे, बट फिर कुछ चीज़ें हुई कि हम उससे नहीं मिल पाए। तो फिर हमने सोचा कि हम शिरडी जाते हैं, जो कि वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो शिरडी जाना हमारे लिए बिल्कुल अनप्लान्ड था। एलोरा से फिर हमने अपनी जर्नी वही कंटिन्यू कर दी शिरडी के लिए। बहुत शॉर्ट ड्राइव थी और एक्सप्रेसवे की ड्राइव थी, जहाँ पर हमारा टोल भी एक्चुअली लगा और हम लोग शिरडी पहुँच गए। रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जो अपना डिनर था ना वो भी इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे हम काफ़ी जल्दी उठे क्योंकि हमें शिरडी में जाके साईं बाबा जी के दर्शन करने थे। तो जो वहाँ पे हमारा स्टे था ना, वहाँ के जो गार्ड थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी अच्छे से प्रॉपर डायरेक्शन दी। इवन वो हमारे लिए सुबह उठे और हमें उन्होंने पूरा गेट बताए, कौन से गेट पे जाना है, वहाँ तक हमें छोड़ के आए पूरा प्रॉपर। तो हमारे जो दर्शन थे ना काफ़ी जल्दी हो गए थे। हम अराउंड 7 बजे शिरडी पहुँचे थे, हम 8:30 बजे दर्शन करके आ गए थे। बाकी शायद दर्शन होने का जो एक वो भी था ना कि जल्दी हो गए थे, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट था ना शिरडी का वो बहुत ही अच्छा था। शिरडी में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी जो है ना मंचर के लिए कंटिन्यू करी। मंचार से ही आपका जो भीम शंकर है ना उस तरफ का रास्ता जाता है। तो हम लोगों ने भी देखा कि मंचार में जाकर 1-2 रिजॉर्ट हमने देखे जहाँ पर हम स्टे कर सकते थे, बट हमें कुछ वहाँ समझ नहीं आया इतना। फिर हम ना एक भीम शंकर इको रिजॉर्ट करके हमें मिला, वहाँ पर जाकर हमने अपना स्टे किया। मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर जो ना ट्री हाउस टाइप बने हुए थे, तो वहाँ का हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम इवनिंग में थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने अच्छे से वहाँ पर रेस्ट किया अपना। डे 5 का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने पहले वहाँ से स्टार्ट किया था मंचर से ड्राइव करके हम पहुँचे थे भीमा शंकर दर्शन करने के लिए। तो हम अराउंड वहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे। मीन्स पार्किंग में डालने के बाद हम मंदिर के जो वो मुख्य द्वार था ना वहाँ पे 11 बजे तक पहुँच गए थे। फिर वहाँ से लाइन में लगे थे और वहाँ पे दर्शन करने में हमें काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि जो वहाँ का मैनेजमेंट था वो थोड़ा अच्छा नहीं था।
तो हमें अराउंड हम 11 बजे लाइन में लगे थे और हमें अराउंड दर्शन हुए 4:30-5 बजे। हमारा इनिशियली प्लान था कि हम लोग लोनावला जाएंगे और लोनावला से फिर पुणे आएंगे, बट अब डेफिनेटली इतना टाइम हमारा निकल चुका था ना, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हम लोगों ने क्या किया, हम डायरेक्टली पुणे गए और पुणे में भी क्योंकि कोई स्टे हमने ऑलरेडी बुक नहीं कर रखा था और इवन इतनी रिसर्च भी नहीं कर रखी थी, तो मैंने रैंडमली एक होटल बुक कर लिया था। जो होटल मैंने बुक किया था उसका हमारा जो इनिशियल एक्सपीरियंस था ना वो अच्छा नहीं था। मतलब रूम बहुत बेकार सा ही था, मतलब छोटा रूम था, इतना क्लीननेस भी नहीं थी। तो हम लोग ने चेक इन तो कर लिया था उस रूम के अंदर, फिर उसके बाद मतलब अपना थोड़ा बहुत अपना लगेज वगैरह भी सेट कर लिया था, बट ना मेरा ना मन नहीं माना, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आ रही थी रोड की। तो फिर मैं उठ कर गया रिसेप्शन पर, मैंने उनसे बोला कि भाई हमें रूम चेंज करना है। उन्होंने बोला सर सेम कैटेगरी में तो नहीं है रूम, बट इससे हायर कैटेगरी में है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे एक और रूम दिखा दो और हम चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर 3rd फ्लोर पे दूसरा रूम दिखाया जो कि अच्छा था। मतलब मुझे लगता है कि अगर हमने पहले उसी रूम में चेक इन किया होता ना तो वो एक्सपीरियंस भी हमारा अच्छा रहा होता। तो फिर हमने नेक्स्ट डे पुणे में अपने स्टे से चेकआउट किया और हमारा पहले से इनिशियली प्लान था कि हम जाएंगे सिंगड़ फोर्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी पुणे में काफ़ी टाइम रही हूँ, 2.5-3 साल, पर मेरा कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि मैं सिंगड़ फोर्ट जाऊँ। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम ये वाला फोर्ट एक बार विजिट करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट बहुत फेमस है। तो हम लोग वहाँ पे गए, काफ़ी ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बट फिर भी हमने वहाँ पे विज़िट किया और जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था वहाँ से। फिर हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि या तो हम वहाँ से जाएंगे महाबलेश्वर या फिर जाएंगे पंचगनी, बट कुछ प्लान में ऐसे चेंजेस हुए तो हमने एक वहाँ पे जगह पड़ती है वाई करके, तो हमने अपना स्टे उस दिन का वाई में रखा था। वाई में पास में एक डैम था, तो वहाँ हम डैम पे गए थे और वहाँ पे युवान ने काफ़ी इन्जॉय किया, तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बाकी जो रिजॉर्ट स्टे था ना वाई में, वो हमारा बेटर था क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे ना, मतलब काफ़ी सारे पुणे से या फिर मुंबई से कुछ लोग आए हुए थे जो स्टे कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी थे छोटे। तो युवान खूब उनसे खेला, हम लोगों ने भी काफ़ी सारे बातें उन लोगों से करी, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हमारे साथ, काफ़ी चीज़ें हमने शेयर करी। तो नेक्स्ट डे जो हमारा टारगेट था वो था गोवा पहुंचने का। जो वाई से गोवा तक की ड्राइव थी वो अराउंड 8 आवर्स की थी। तो हम लोगों ने अपने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हम गोवा के लिए निकले थे। थोड़ा बहुत जो रोड का कंस्ट्रक्शन था ना वो थोड़ा सा चल रहा था वहाँ पे और रोड भी ख़राब थी, तो थोड़ा टायर्डनेस तो हुई थी उस ड्राइव में, बट हमें गोवा पहुँचने का एक अलग ही एक्साइटमेंट था, तो इतनी महसूस नहीं हुई। और फिर हम शाम को अराउंड 7-7:30 बजे अपने स्टे पे पहुँच गए थे। अब गोवा में क्या प्लान किया था हम लोगों ने, हमने सोचा था इनिशियली कि हम 4 दिन गोवा में रुकेंगे और 3 दिन साउथ गोवा एक्सप्लोर करेंगे और 1 दिन नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे, बट हमने फिर अपना प्लान थोड़ा शॉर्ट कर दिया। हमने 2 दिन साउथ गोवा में स्पेंड किए और 1 दिन नॉर्थ गोवा में स्पेंड किया। साउथ गोवा में हमने सारे बीचेस एक्सप्लोर करे, मतलब मल्टीपल टाइम हम बीच पर गए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर में, जितने भी टाइम हो सकते हैं ना, हर टाइम हम लोगों ने जाकर बीच एक्सप्लोर किया। उसके बाद बहुत सारा हमने डिफरेंट तरह का खाना भी खाया गोवा में। हमने गोवा में अपना एक स्टे बुक किया था जिसमें ना किचन वगैरह भी थी, तो हमने कुछ अपना कुकिंग वगैरह भी करी। वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को पूरा डिटेल में अपने ब्लॉग्स में दिखाई हैं, तो आप हमारी जो ये महाराष्ट्र की पूरी प्लेलिस्ट है ना उसको स्टार्टिंग से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो एक 3rd डे का स्टे था, मतलब 3rd नाइट का जो स्टे था, वो हमने गोवा में एक रिजॉर्ट में किया था। जो प्रॉपर्टी थी पुरानी थी, आपको हो सकता है कि जब वो बनी होगी तो बहुत अच्छी रही होगी, बट अभी की जो उसकी कंडीशन थी ना वो अंडर मेंटेनेंस टाइप था, काफ़ी सारे प्लेसेस पे मेंटेनेंस चल रहा था। तो प्रॉपर्टी साइज़ बहुत बड़ी थी, वहाँ का जो स्टाफ था ना उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सपोर्टिव स्टाफ था। वहाँ पे हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी थी, बट वही था कि आपको जो दिखेगा ना कि अंडर मेंटेनेंस प्रॉपर्टी है उस टाइप की थोड़ी सी फीलिंग आती, बट हमारे लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। वो हमने शायद 4600 में बुक किया था, तो अगर मैं बस सिर्फ इस रेट वाले पार्ट को हटा दूँ ना तो उसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर यही चीज़ लगभग 3500 में होती ना तो हमारी तरफ से उसको थम्स अप था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने साउथ गोवा से चेकआउट किया और हम लोग गए नॉर्थ गोवा। अब नॉर्थ गोवा में क्या है ना, हम लोगों को साउथ गोवा में एक दिन कोलवा में दिख गया था कि कितनी भीड़ है, तो इसलिए हमने जो नॉर्थ गोवा के फेमस बीच है ना, ये बागा बीच और कलिंगट बीच, उसके आसपास जाने का सोचा भी नहीं हमने कि हमें इतना ट्रैफिक में नहीं जाना, इतनी भीड़ में नहीं जाना। तो हम लोग ना थोड़ा और क्रॉस करके आगे की तरफ निकल गए। तो जो नॉर्थ गोवा में हम लोग का स्टे था ना वो सबसे बेस्ट था। हमने जितने भी गोवा में स्टे करे, 4 स्टे किए थे, 4 नाइट स्टे किया था, उसमें से जो बेस्ट स्टे था वो नॉर्थ गोवा का ही था। तो वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, स्विमिंग पूल वगैरह में लोग खूब खेले थे। और उसके बाद हम लोगों ने शाम में प्लान किया था कि हम वहाँ पे जाएंगे मॉर्जिम बीच। तो हम लोग वहाँ पे निकले तो थे जाने के लिए, बट वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिली क्योंकि शाम में वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो फिर हमने वो प्लान कैंसिल करा और वहाँ पे हमने कुछ खाने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करे। तो जो हमने वहाँ पे एक बेकरी पे गए थे, शेक्स वगैरह पिए थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब हम लोगों को पता था कि नेक्स्ट डे ना हम लोगों को यहाँ से डायरेक्टली मुंबई गाड़ी खींचनी है,
जो कि मतलब लगभग 10 घंटे की हमारी ड्राइव होने वाली थी। तो हम लोगों ने थोड़ा मॉर्निंग में ना जल्दी स्टार्ट किया, लगभग 7 बजे के आसपास हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था गोवा से, और अपनी जर्नी हमने मुंबई के लिए कंटिन्यू कर दी थी। जो गोवा मुंबई हाईवे है ना, उस पर भी काफ़ी जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और काफ़ी घाट एरिया भी था। तो हम लोगों ने अपना वही है थोड़ा स्लो ड्राइव भी किया, जहाँ पे अच्छी रोड थी वहाँ पे फिर अपना थोड़ा स्पीड भी रिकवर करी, और फाइनली हम लोग शाम में लगभग 8 बजे के आसपास अपना मुंबई पहुँच गए थे। इनिशियली हमारा प्लान था कि थाने में हमें हमारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर हैं उनसे मिलना था, बट अगेन क्योंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा था, मतलब ये जो हमारी ट्रिप थी ना इस बार, ये पूरी ऑलमोस्ट छुट्टी वाले सीज़न में ही थी। आपका जो 25 दिसंबर वाला रहता है और फिर न्यू ईयर वाला रहता है ना, इस वीक में अधिकतर जगह छुट्टियाँ ही रहती हैं, तो हर कोई अपना घूमने निकलता है, तो उस वजह से फिर वहाँ पे भी हम उनसे नहीं मिल पाए थे। बाकी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे हम लोगों से मिले। पहले हम जो एलोरा केव्स है ना वहाँ पर मिले थे, उसके बाद गोवा में भी हम 2 फैमिलीज़ से मिले। बट ये है कि हम हर बार ना रिकॉर्ड नहीं करते चीज़ें, कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ पता है पहले से कहीं जाना है ना, तब हम उस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड इस तरह से मिलता है तो जनरली हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब हम मुंबई पहुंचे तो हमने वहाँ पे अपने स्टे में चेक इन किया था। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2500 रुपीज़ में मुंबई में अच्छा रूम आपको मिल सकता है। तो जिस स्टे में हमने चेक इन किया था वो काफ़ी अच्छा था। 2500 रुपीज़ में हमने वो बुक किया था, उसका अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा था। बाकी वो मेन रोड पर भी था, कुछ अंदर जाके नहीं था, तो इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा था। बाकी हमने वहाँ पे डिनर किया था, तो डिनर करने के लिए हम जस्ट हमारे स्टे के पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए थे। वहाँ जो रेस्टोरेंट था ना वो काफ़ी पुराना था, वहाँ का इतना एम्बियंस अच्छा नहीं था, बट जब वहाँ पे बैठे और जो उनका स्टाफ था सर्व करने वाला, उसने हमें अच्छा फील कराया। मीन्स उनकी सर्विसिंग बहुत अच्छी थी और जो खाने का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगी। नेक्स्ट डे हम लोगों का था कि हम लोग मुंबई से अपनी जर्नी कंटिन्यू करके नासिक जाने वाले थे, और रास्ते में त्र्यंबकेश्वर भी पड़ता है, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी हम लोग को दर्शन करने थे। मुंबई से जब हमने जो एक्सप्रेसवे है ना वो छोड़ा और हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे थे, तो वो जो रास्ता था ना अप्रॉक्स 50 किलोमीटर का, वो बहुत ज़्यादा सीनिक था। मतलब जैसा हम लोग पिक्चराइज करते हैं ना किसी लोकेशन को, वो वैसी लोकेशन थी। वहाँ पर एक डैम था, वहाँ पहाड़ थे, वहाँ बहुत अच्छी विलेज रोड थी, विलेज के घर थे, स्ट्रीट साइड पे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी बिक रहे थे बीच बीच में, तो मतलब बहुत ही सुंदर जगह थी। हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुँचे थे अप्रॉक्स लगभग वही 11 साढ़े 11 के आसपास, और वहाँ दर्शन करने में हम लोगों को 3.5 घंटे का टाइम लग गया। अब दर्शन करने के बाद ना हमारे पास ये था कि इतना टाइम बचा नहीं था कि हम कुछ और प्लेसेस नासिक में एक्सप्लोर कर पाएँ। वैसे देखिए एक्सप्लोर करने के नासिक में बहुत सारे प्लेसेस हैं। आपको सुलह के जो वाइन यार्ड है वहाँ आप जा सकते हो, इवन वहाँ पर बुद्धा केव्स हैं वहाँ जा सकते हो, बहुत सारी और भी प्लेसेस हैं, मंदिर हैं। क्योंकि हमारे लिए पास थ्रू था, हमें वापस आने के लिए जर्नी कंटिन्यू करनी थी ना, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन किए। उसके बाद नासिक में हमारे ना यूट्यूब फैमिली के अपने कुछ मेंबर्स हैं, उनसे मिलने का प्लान था। तो नीलेश जी हमारे साथ मिले थे, नीलेश जी हमसे होटल में मिलने आ गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने उस दिन का अपना रेस्ट किया। तो नेक्स्ट डे हमारा जो टारगेट था वो था नासिक से इंदौर पहुंचने का। तो हम मॉर्निंग में अपने होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने वहाँ से चेकआउट किया। फिर हमारा प्लान था कि हमारी यूटी फैमिली मेंबर हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने हमें इनवाइट करा था अपने घर पे, तो हम उनके घर गए थे। जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपना कार का कलेक्शन रखा हुआ है, तो युवान ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कार से खेला, और जब युवान कार देखता है कहीं भी तो मुझे पता लग गया था कि ये कार इतनी सुंदर है तो युवान जरूर रोएगा जब वापस जाएगा। तो वही हुआ सेम, और उन्होंने फिर युवान को एक कार गिफ्ट भी करी। हमने बहुत मना किया क्योंकि उनका कलेक्शन में से थी, वो बहुत ही सुंदर कार थी उनकी, बट उन्होंने फिर भी युवान को एक कार गिफ्ट करी, और अभी वो कल से उसी ऑटो से खेल रहा है। उसने काफ़ी पार्ट्स उसके निकाल भी दिए हैं। नासिक से हमने पहले अपना नेशनल हाईवे 60 है ना उस पर ड्राइव करा। तो नेशनल हाईवे 60 पे मोस्टली जगह पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा था। बट जैसे ही हम लोग ने धुला क्रॉस किया ना और फिर हम आ गए थे NH 52 पर, तो वहाँ पे रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे लगता है ना कि हमने जहाँ भी MP में ड्राइव किया है ना, वहाँ पे हर जगह पे रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये जो NH 52 था मोस्टली फिर ये MP की तरफ ही था, तो वहाँ पर हमें काफ़ी ईजिली हम ड्राइव कर पाए। और उसके बाद हम लोग शाम में लगभग 7:30 पौने 8 बजे हम पहुँचे थे इंदौर। इंदौर में ना हम लोगों ने कुछ चौपाटी सी देख ली थी, तो हम लोगों ने पहले अपना वहाँ पे डिनर का ब्रेक ले लिया। वहाँ पे काफ़ी वन ने इन्जॉय किया, और फिर हम अपना होटल में जाके चेक इन कर लिया। तो आज का दिन हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और हम अपने जा रहे हैं घर की तरफ। तो हम सुबह वही इंदौर से निकले थे, अपने होटल से हमने जल्दी चेकआउट किया था 6:30 बजे करीब, और अभी बज रहे हैं सुबह के पौने 11। तो हम ऑलरेडी 2 ब्रेक ले चुके हैं और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अभी यहाँ से हमें लगभग 553 किलोमीटर और जाना है, जिसके लिए 8 घंटे 21 मिनट का टाइम लगेगा।
एक बार घर पहुंच जाएंगे ना तो आप लोगों को सारा जितना हमारी ट्रिप का पूरा एक्सपेंस का ब्रेकअप है ना वो शेयर कर देंगे। हम ना अपने ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में ना घंटों बातें कर सकते हैं, बट वही है कि शॉर्ट में आपको बताने के लिए हमने क्विकली समराइज कर दिया। अगर आप लोगों को हमारी पूरी ट्रिप का ना डिटेल देखनी है ना तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बातें करते करते हमारी जो गाड़ी है ना वो 40,000 किलोमीटर भी टच कर गई। तो जब ये गाड़ी सिटी में चलती है ना तो सिर्फ किलोमीटर ऐड होते हैं, बट जब ये हाईवे पे ऐसी लॉन्ग ट्रिप्स पे चलती है ना तो किलोमीटर के साथ साथ मेमोरीज भी ऐड होती हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी नई मेमोरीज बनाई इस ट्रिप के अंदर भी। और हमारी जो ये गाड़ी है ना मोस्टली हाईवे ट्रिप पे ही चलती है, लॉन्ग ट्रिप पे ही चलती है, सिटी ड्राइव हमारी बहुत कम रहती है। तो ये 40,000 किलोमीटर है ना, ये सारी मेमोरीज ही हैं। हो इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी, अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही। पिछले 8 घंटे में ना हम लोगों ने 450 किलोमीटर ड्राइव किया है, जिसमें हमने 4 ब्रेक भी लिए हैं, तो मतलब खाते पीते चल रहे हैं अपना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लिया है, ये मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक रेस्ट एरिया है, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगा, साथ में अपना ना कुछ पॉपकॉर्न वगैरह बना लेते हैं। मन्नू हम लोग के लिए यहाँ पहले भी पॉपकॉर्न बना रही हैं, फिर साथ में देखेंगे कुछ कॉफ़ी वगैरह बना लेंगे। स्नैक्स हम लोग के पास काफ़ी सारे रखे ही हैं, तो वो अपना स्नैक्स खाते हुए आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। अभी ना युवान को यहाँ पीछे की तरफ प्ले एरिया है, यहाँ पे रेस्ट एरिया में, तो उसको दिख गया तो वहाँ जाने की जिद कर रहा था, बट हम वहाँ तक देख के आए, वो भी बंद है, ओपन नहीं है। युवान से ना पॉपकॉर्न के लिए वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हम कह रहे हैं कि बॉक्स में भर देते हैं, रास्ते में खाते हुए चलना। तो हम लोगों ने ना पॉपकॉर्न के साथ ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, और जो गोवा से हमने गुड़ वाले स्नैक्स खरीदे थे ना, ये साथ में खा रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी के, अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। तो चलो अब बस इन्हें फिनिश करके अपनी ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बढ़िया एक आधे घंटे का ब्रेक हो गया यहाँ पर, हमने बढ़िया अपना खा पी लिया और आगे रास्ते के लिए ना अपने स्नैक्स भी बना लिए। बाकी यहाँ से ना गूगल मैप घर तक की डिस्टेंस दिखा रहा है 340 किलोमीटर, जिसके लिए 4 घंटा 30 मिनट का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। तो हम बीच में मैक्सिमम एक ब्रेक और लेंगे, बाकी नॉन स्टॉप गाड़ी खींचते हैं। इसको संभालूं के खोना दूं खुद को मैं कहीं, चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको बता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। तो हम लोग अपनी 14 दिन की महाराष्ट्र ट्रिप कंप्लीट करके घर आ चुके हैं, और 14 दिन बाद जब घर आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने घर को थोड़ा सा मिस भी किया। जो हमारी महाराष्ट्र की ट्रिप थी वो काफ़ी अच्छी थी, हमारा जो रोज़ ट्रैवल हुआ वो काफ़ी अच्छा और स्मूथ था। बाकी अगर आपने हमारी महाराष्ट्र की प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं करी है तो हम नीचे लिंक दे देंगे, आप उसे जाके पूरा चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि हमने इस ओवरऑल अपनी ट्रिप के अंदर कितना खर्चा किया, कितने किलोमीटर हमने अपनी जो गाड़ी है वो ड्राइव करी। तो ट्रिप से आने के बाद ना मैंने सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर ली हैं। हमने 4,280 किलोमीटर इस ट्रिप में अपनी गाड़ी को ड्राइव किया, जिसके लिए हम अपनी गाड़ी के अंदर 25,880 का फ्यूल रिफिल कराया। इसके अंदर मैंने 300 रुपये जो इफ्टेक्स का है ना वो भी ऐड कर लिए, तो टोटल ये हमारा फ्यूल का एक्सपेंस था। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो सेम वही निकल के आता है कि हमारी गाड़ी ने 6 रुपये पर किलोमीटर के आसपास का हमें जो माइलेज दिया है। इवन इसके अंदर जो हमने फ्यूल भरवाए थे वो महाराष्ट्र में भरवाए थे, और एमपी में, राजस्थान में, जहाँ पर जो फ्यूल का रेट है ना वो 105 प्लस है, तो तब भी अप्रॉक्स 6 रुपये के आसपास का हमारा जो फ्यूल का एक इकोनॉमी निकल कर आई है वो हमें मिली। इसके अलावा रोड ट्रिप में जो नेक्स्ट एक्सपेंस होता है वो टोल का होता है। तो इस ट्रिप में हमने टोटल 41 टोल प्लाजा क्रॉस किए थे, जिसमें से 31 टोल जो थे वो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के थे, जहाँ पर हमारा एनुअल पास काम करता है, और उसके अलावा जो 10 टोल थे वहाँ पर हमने टोल के चार्जेस पे करे थे। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने टोल के जो चार्जेस पे करे वो 914 रुपये के किए, और इसके अलावा 15 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 31 हमने टोल प्लाजा क्रॉस किए, तो टोटल हमारा जो एक्सपेंस आता है वो आता है 1,380 रुपये का। इस पूरी 14 दिन की महाराष्ट्र ट्रिप में 13 नाइट्स हमने होटल में स्टे किया। इसमें से कुछ एक्सपेंसिव स्टे भी थे, जैसे हमने गोवा में कुछ एक्सपेंसिव स्टे किए थे। तो टोटल ओवरऑल जो हमारा होटल में रहने का एक्सपेंस आया वो आया 32,445 रुपये, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे 13 से तो अगेन वही लगभग 2,500 रुपये पर डे का आपको एवरेज मिल जाएगा। हम लोग जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ का लोकल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो हमारा इस ट्रिप में जो खाने का
पूरा एक्सपेंस आया वो आया अराउंड 9,600 रुपीज़। इसके अलावा जो हमने इस ट्रिप पे एक्सपेंस किया वो क्या, कहीं अगर हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी डाली या फिर कहीं हम घूमने गए थे तो जहाँ हमने वहाँ के टिकट्स खरीदे थे या फिर थोड़ी बहुत जो हमने शॉपिंग करी थी, तो उसका जो हमारा एक्सपेंस आया वो आया 3,600 रुपये। तो इस पूरी ट्रिप में जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंस हुआ वो 73,000 रुपीज़ हुआ। तो हमने 14 दिन की अपनी 3 लोगों की जो ट्रिप थी वो कंप्लीट करी। काफ़ी अच्छे स्टेज हमने सेलेक्ट करे, काफ़ी डिस्टेंस पे हमने ट्रैवल भी किया, हम गोवा भी गए, वहाँ पर हमने काफ़ी एक्सपेंसेस किए। तब भी इन सबको मिलाकर जो टोटल ओवरऑल हमारा एक्सपेंस निकल कर आया वो सिर्फ मात्र 73,000 रुपीज़ निकल कर आया। तो मुझे लगता है कि 14 दिन की इस ट्रिप के लिए ये जो अमाउंट है वो जस्टिफाइड है। ये हमारी 2025 की सेकंड और लास्ट लॉन्ग ट्रिप थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को गुजरात घुमाया था और फिर महाराष्ट्र घुमाया। अब 2026 में हम पहले कुछ छोटी ट्रिप्स कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को नए-नए प्लेसेस घुमाएँगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक और नई ट्रिप पर, किसी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोर दीज।